सुहानी युवराज की बाहों में रहते हुए युवराज को देखकर कहती, युवराज सर, मुझे पता है अब हमें क्या करना चाहिए। युवराज अपनी नजरें नीचे कर अपनी बाहों से घिरी सुहानी की आंखों में देखता है। युवराज का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन उसकी आंखें उसके अंदर की बेचैनी और डर को बयां कर रही थी। युवराज कहता, चलो यहाँ से अभी। युवराज सुहानी का हाथ पकड़कर कार की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन इस बार भी सुहानी उसके साथ चलने के लिए आगे नहीं बढ़ती। सुहानी युवराज की आंखों में देखते हुए कहती, युवराज सर, अभी काम पूरा नहीं हुआ है, मुझे फिर से वहीं जाना होगा। ये कहकर सुहानी फिर से उस तरफ बढ़ने लगती जहां उसने अभी अभी अपना हाथ रखा था, लेकिन इस बार युवराज सुहानी का हाथ नहीं छोड़ता। ये देखकर सुहानी पीछे मुड़ती है और युवराज को देखते हुए कहती, युवराज सर, आप ये क्या कर रहे हैं, मुझे वहां जाने दो प्लीज। युवराज सुहानी से कहता, तुम वहां फिर से नहीं जाओगी। युवराज सुहानी को फिर से वही करने नहीं देना चाहता था जो वो कुछ देर पहले अभी कर रही थी। वो समझ गया था कि जमीन के अंदर मृदुला की अस्थियां सुहानी के शरीर से उसका खून खींच रही हैं। इसी वजह से सुहानी के चोट से इतना ज्यादा खून बह रहा था। युवराज वहां ये बात सुहानी को नहीं बता सकता था। सुहानी युवराज की बात को काटते हुए कहती, नहीं युवराज सर, मुझे वहां जाना है, आप समझने की कोशिश कीजिए। युवराज सुहानी की कलाई पर अपनी पकड़ मजबूत बनाते हुए कहता, आई सेड तुम वहां नहीं जाओगी, चलो यहाँ से। ये कहकर युवराज सुहानी का हाथ पकड़े हुए कार की तरफ बढ़ता है। सुहानी युवराज से अपना हाथ छुड़ाने की लगातार कोशिश करते हुए कहती है, मैं नहीं जा रही यहाँ से, मुझे अपना काम खत्म करना है। युवराज को सुहानी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उसका हाथ पकड़कर कार की तरफ बढ़ता है। सुहानी अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके ऐसा करने पर युवराज सुहानी का हाथ छोड़ देता है और अगले ही पल उसे अपनी बाहों में उठा लेता है। सुहानी युवराज को हैरानी से देखती रह जाती है। अपना बैलेंस बनाने के लिए वो अपना हाथ युवराज के गले में डाल देती है। सुहानी अब भी अपना हाथ पर मारते हुए युवराज से वहां वापस जाने की जिद करती है, लेकिन युवराज सुहानी की तरफ एक नजर भी नहीं देखता। युवराज सीरियस एक्सप्रेशन के साथ सामने देखते हुए तेजी से चलने लगता है। शाम का वक्त था, इसलिए जंगल के अंदर रोशनी काफी कम हो चली थी, लेकिन युवराज को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कार के पास पहुंचकर युवराज सुहानी को जबरदस्ती कार के अंदर बैठाकर उसे लॉक कर देता है, जिससे सुहानी भाग न सके और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर आगे बढ़ा देता है। इसे सुहानी का गुस्सा सातवें आसमान पर चला जाता है। वो गुस्से में कहती है, कार रोको अभी, मुझे अभी वहां जाना है। युवराज इस पर भी खामोश रहता है। सुहानी और भी ज्यादा चिल्लाते हुए कहती है, मैंने कहा ना, कार रोको, मैं इस मौके को ऐसे नहीं जाने दे सकती, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। सुहानी पूरी रास्ते युवराज को भला बुरा कहते जाती, लेकिन युवराज बिना सुहानी के एक भी बात का जवाब दिए तेजी से कार भगाने लगता। इधर अर्नव समायरा को उसके चेकअप के लिए हॉस्पिटल लेकर आया था। समायरा का चेकअप होने के बाद अर्नव समायरा से कहता है, क्या तुम मेरा बाहर वेट करोगी, मुझे डॉक्टर से कुछ जरूरी बात करनी है। समायरा सख्ती के साथ कहती है, मेरे बारे में तुम्हें जो भी बात करनी है वो मेरे सामने ही करो। अर्नव कहता है, ये तुम्हारे बारे में नहीं है, तुम जानती हो मुझे भी कुछ हेल्थ इश्यूज थे, मैं डॉक्टर से अपने बारे में बात करना चाहता हूँ। समायरा पूछती है, क्या तुम सच कह रहे हो? अर्नव जवाब देता है, अगर तुम्हें यकीन नहीं तो यहीं रुक सकती हो। अर्नव डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, तो डॉक्टर मैं वो। अर्नव इतना ही कह पाया था कि तभी समायरा उठ जाती है और कहती है, मैं बाहर हूँ, और वो वहां से चली जाती है। अर्नव ने समायरा से झूठ कहा था। वो डॉक्टर से समायरा के हेल्थ के बारे में ही बात करना चाहता था। इधर समायरा हॉस्पिटल से बाहर गार्डन में आ जाती है। शाम का वक्त हो चला था और धीरे धीरे वहां चारों तरफ अंधेरा होने लगा था। वो गार्डन बहुत ही खूबसूरत था। वहां चारों तरफ हरियाली और रंग बिरंगे फूल थे। शाम होने की वजह से वहां की लाइट्स भी जल रही थी। समायरा अपनी उदास आंखों से बस नीचे रास्ते को देखते हुए चलते जा रही थी। तभी अचानक से उसे कुछ एहसास होता है और वो सामने देखती है। अगले ही पल समायरा पीछे मुड़ जाती है। वो देखती है कि एक चाकू तेजी से उसकी तरफ आ रहा था। वो चाकू समायरा के सामने आकर हवा में रुक जाता है। किसी ने उस चाकू को समायरा की तरफ फेंका था, जिससे समायरा ने अपनी शक्तियों से रोक लिया था। समायरा हवा में लटके उस चाकू को अपने हाथ में लेती है, उसे ध्यान से देखने लगती है। उस चाकू को देखते हुए समायरा कहती है, इस चाकू को मुझ पर किसने फेंका? ये कहते हुए वो अपने चारों तरफ देखती है, लेकिन उसे वहां कोई भी नहीं दिखता। समायरा उस चाकू को वहीं फेंक देती है और फिर से आगे बढ़ने लगती है। कुछ ही मिनटों के बाद समायरा को अपने पीछे से एक लड़के की आवाज सुनाई देती है, समायरा, आखिर तुम्हें होश आ ही गया। ये आवाज सुनकर समायरा का चेहरा सख्त हो जाता और वह पीछे मुड़ती है। समायरा के ठीक पीछे सिद्धार्थ खड़ा था, जिसने आज दोपहर लाइब्रेरी में सुहानी को बचाया था।
समायरा की नजर जब सिद्धार्थ पर पड़ती है तो वो उसे इस तरह से देखने लगती है जैसे उसने सिद्धार्थ को पहले कभी नहीं देखा। ये देखकर सिद्धार्थ कुछ कदम आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए कहता, क्या हुआ, तुमने मुझे पहचाना नहीं? समायरा एकटक सिद्धार्थ के चेहरे को देखती है जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही। कुछ ही सेकेंड बाद समायरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है और वो गुस्से में बड़ी तेजी से सिद्धार्थ की तरफ बढ़ती है। ये देखकर भी सिद्धार्थ के चेहरे से वो स्माइल नहीं जाती। वो वहाँ बिल्कुल उसी तरह खड़े हुए मुस्कुराते रहता है। समायरा सिद्धार्थ के पास जाती है और अपने एक हाथ से उसका कॉलर पकड़कर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझ पर हमला करने की? समायरा के ऐसा करने पर सिद्धार्थ अपने उसी कूल एटीट्यूड के साथ समायरा के हाथ से अब अपना कॉलर छुड़ाते हुए कहता, अरे अभी भी तुम्हारा गुस्सा ठीक वैसा ही है, थोड़ा शांत रहा करो भाई। आई थिंक अपने गुस्से के लिए तुम्हें मेडिटेशन ट्राई करनी चाहिए। समायरा उसी गुस्से में कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस मामूली से चाकू से मुझे मार सकते हो? सिद्धार्थ जवाब देता है, समायरा तुम्हें क्या मैं इतना बड़ा बेवकूफ लगता हूँ कि तुम्हें मारने के लिए इतनी बचकानी हरकतें करूंगा? मैं अच्छे से जानता हूँ कि ये छोटी मोटी चीजें तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और वैसे भी अभी मेरा तुम्हें मारने का कोई प्लान नहीं है, अभी मैं कुछ और ही करने आया हूँ। समायरा कहती है, तुम यहाँ क्या करने आए हो इसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, बस मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। सिद्धार्थ हल्की हंसी के साथ कहता है, मुझे पता है कि घायल शेरनी बहुत खतरनाक होती है, मैं तुमसे बिल्कुल भी उलझना नहीं चाहता। आई नो हमारा पुराना हिसाब अभी बाकी है, लेकिन वो मैं बाद में देख लूंगा। फिलहाल मैं तुमसे बस इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे रास्ते में मत आओ, वरना मैं भी बहुत खतरनाक शिकारी। लास्ट लाइन सिद्धार्थ सीरियस होकर कह रहा था। समायरा सिद्धार्थ की बात को इग्नोर करके वहां से जाने लगती। समायरा को जाते देख सिद्धार्थ के दिमाग में कोई बात आती है और वो कहता है, वैसे अगर तुम चाहो तो तुम मेरी पार्टनर बन सकती हो मेरा काम पूरा करने में। समायरा सिद्धार्थ की बात सुनकर भी नहीं रुकती और वो आगे बढ़ती जाती है। सिद्धार्थ तेज आवाज में कहता, हम दोनों मिलकर युवराज को आसानी से खत्म कर सकते हैं। सिद्धार्थ के ऐसा कहते ही समायरा अपनी जगह पर रुक जाती है। समायरा को पहले से ही कोई चाहिए था जो युवराज को खत्म करने में उसका साथ दे सके। इसके लिए वो भैरवनाथ के पास भी गई थी, लेकिन उसने समायरा का साथ देने से साफ इनकार कर दिया था। समायरा को रुकते देख सिद्धार्थ की आंखों में चमक आ जाती और वो भागते हुए उसके पास चला जाता है। सिद्धार्थ कहता है, मैं जानता हूँ तुम्हारी जिंदगी का मकसद युवराज को खत्म करना है, उसी की वजह से तुम्हारी माँ आज जिंदा नहीं है, मैं उसे मारने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। समायरा सिद्धार्थ को कोई जवाब नहीं देती। सिद्धार्थ उससे आगे कहता, आई नो तुम यही सोच रही हो कि मैं युवराज को क्यों मारना चाहता हूँ। वैसे ये गेस करना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, मेरी उससे तुम्हारी तरह कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, मुझे बस उसकी शक्तियाँ चाहिए और रिसेंटली मुझे उसकी गर्लफ्रेंड बहुत पसंद आ गई है, तो वो अब मुझे चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करो तो जो भी हमें मिलेगा वो हम आपस में शेयर कर लेंगे, सिवाय सुहानी के। मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता, वो बस मेरी है। समायरा अब भी सिद्धार्थ से कुछ नहीं कहती, वो बस उसे देखती ही रहती है। तभी सिद्धार्थ अपना हाथ समायरा की तरफ बढ़ाते हुए कहता, तो क्या मैं तुम्हारी हाथ समझूं? अगले ही पल समायरा एक जोर का पंच सिद्धार्थ के मुंह पर मारती है। समायरा का पंच इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि सिद्धार्थ का बैलेंस बिगड़ जाता है। सिद्धार्थ खुद को संभालते हुए खड़ा होता है, अब उसका हाथ उसकी नाक पर होता है। सिद्धार्थ अब हैरानी और गुस्से से समायरा की तरफ देखता है। समायरा गुस्से में कहती है, हमारा हिसाब बाकी था ना, तो उसमें इसे भी ऐड कर लेना, और हाँ, युवराज को मारने के लिए मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। समायरा का जवाब सुनकर सिद्धार्थ को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में समायरा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। इससे पहले कि उसका हाथ समायरा तक पहुंच पाता, ठीक उसी समय वहां पर अर्नब आ जाता है और सिद्धार्थ का हाथ पकड़कर उसके चेहरे पर एक और जोर का पंच मार देता है। अर्नब का पंच समायरा से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। सिद्धार्थ का गुस्सा अब सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। अर्नब समायरा को प्रोटेक्ट करते हुए उसके सामने खड़ा हो जाता है। ये देखकर समायरा हैरान रह जाती है। सिद्धार्थ गुस्से में अपने हाथ की कलाई घुमाते हुए जैसे ही अर्नब पर अटैक करने वाला होता है, उसकी नजर अर्नब के पीछे खड़ी समायरा पर पड़ती है। समायरा सिद्धार्थ को गुस्से में घूर रही थी, जैसे वो उसे वार्निंग दे रही थी कि अगर उसने अर्नब को कुछ भी किया तो उसके लिए अब अच्छा नहीं होगा। ये देखकर सिद्धार्थ वहीं रुक जाता है। वो जानता था कि अभी समायरा से उलझना उसके लिए ठीक नहीं है। तभी अर्नब समायरा का हाथ पकड़ता है, उसे वहां से ले जाने लगता है। सिद्धार्थ गुस्से में उन दोनों को जाते हुए देखता रह जाता है। इधर युवराज एक बिल्डिंग के बाहर अपनी कार रोकता है। सुहानी अपनी सीट पर गुस्से में खामोश बैठी थी।
युवराज कार से बाहर आकर सुहानी के लिए डोर खोलते हुए कहता है, बाहर आओ। सुहानी इस पर कुछ भी रिएक्ट नहीं करती, वो गुस्से में वहीं बैठी रहती है। सुहानी का चेहरा गुस्से में पूरा लाल हो चुका था। युवराज अपनी बात पर जोर देकर करता है, सुहानी बाहर आओ। सुहानी अभी भी कोई रिएक्शन नहीं देती। युवराज उससे कहता, अगर तुम अभी बाहर नहीं आई तो मैं फिर से तुम्हें उठाकर बिल्डिंग के अंदर लेकर जाऊंगा। सोच लो, यहाँ आसपास काफी लोग हैं और तुम जानती हो कि मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बार युवराज की बात सुनकर सुहानी कार से बाहर आ जाती है और युवराज का हाथ पकड़कर उसे अंदर लेके चला जाता है। फ्लैट के अंदर आते ही सुहानी अपना हाथ झटकते हुए युवराज से गुस्से में कहती, युवराज सर, आप चाहते क्या हैं? आप मुझे वहाँ सब कुछ पता चल जा रहा था, लेकिन आपकी वजह से मुझे पूरी बात पता ही नहीं चली। युवराज सुहानी की तरफ हाथ बढ़ाकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उस चोट को देखते हुए कहता, चलो मैं इस पर दवा लगा देता हूँ। सुहानी फिर से युवराज से अपना हाथ छुड़ाते हुए कहती, मैंने कुछ पूछा है आपसे, आपने ऐसा क्यों किया? युवराज सुहानी के पास आकर कहता है, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, पहले मुझे दवा लगाने दो। सुहानी युवराज के चेस्ट को पुश करते हुए कहती, नहीं लगवानी मुझे दवा, मुझे जवाब चाहिए, आज आप वहां से मुझे लेकर क्यों आ गए? युवराज सुहानी को समझाते हुए कहता, क्योंकि उस जमीन के अंदर रखी अस्थियां तुम्हारा खून खींच रही थी, अगर मैं तुम्हें वहां से नहीं हटाता तो? सुहानी गुस्से में चिल्लाकर कहती, तो क्या होता, ज्यादा से ज्यादा मैं मर जाती। युवराज खामोशी से सुहानी को देख रहा था। सुहानी आगे कहती, युवराज सर, मुझे इस काम के लिए चुना गया है और मैं इसे पूरा करके रहूंगी। युवराज अपनी बात पर जोर देकर कहता है, अब तुम वहां नहीं जाओगी। सुहानी कहती है, मैं वहां जाऊंगी, आपके साथ या आपके बिना। युवराज गुस्से में कहता, तुम क्यों अपनी जान खतरे में डालना चाहती है? सुहानी बौखलाहट के साथ जवाब देती है, आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा कि हमारे पास वक्त बहुत कम है। अगर हमने जल्द से जल्द उस साये को नहीं रोका तो वो आपको मार देगी। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझ भी कुछ भी करना पड़े। सुहानी को अपनी बात ना मानते देखकर युवराज गुस्से में सुहानी के दोनों हाथों को जोर से पकड़कर चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे लिए तुम अपनी जान खतरे में क्यों डालना चाहती हो? सुहानी भी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती, बिकॉज आई लव यू डैम इट। आपको समझ नहीं आता क्या? ये कहते हुए सुहानी की आंखें नम हो जाती है। सुहानी के ऐसा कहते ही युवराज की पकड़ सुहानी पर ढीली पड़ जाती है। सुहानी युवराज का हाथ खुद पर से हटाते हुए कहती, हर दिन मुझे बस एक ही डर लगा रहता है कि कहीं आपको कुछ हो ना जाए। इसी डर में ना रात को नींद आती है, ना ही मैं दिन में शांत रह पाती हूँ। कई बार आप पर अटैक हो चुका है और इस डर में जीने से अच्छा है कि एक बार ही मर जाए। युवराज एकटक सुहानी को देखते हुए उसकी सारी बातें सुन रहा था। इस पर वो एक शब्द भी नहीं कहता। आज पहली बार उसने सुहानी को इतने गुस्से में देखा था। ये सब कहते हुए सुहानी की आंखों से आंसू बह रहे थे और गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे जब तक उसके मन की सारी भड़ास बाहर नहीं आ जाएगी उसे शांत ही नहीं किया जा सकता। सुहानी युवराज की आंखों में देखते हुए आके कहती, लेकिन ये सब आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि आपको अपने गुस्से और ईगो से ऊपर कुछ दिखता ही नहीं। कभी किसी से प्यार किया होता तो पता चलता कि किसी को खोने का डर क्या होता। सुहानी की बातें सुनकर युवराज उसकी तरफ उसे हक करने के लिए आगे बढ़ता है। जैसे ही युवराज उसके पास आता है, सुहानी अपना हाथ उसके सामने रखकर उसे रोक देती है और कहती है, मुझे आपकी सिंपैथी की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर सुहानी एक कमरे की तरफ जाने लगती है। उस कमरे का दरवाजा खोलकर सुहानी युवराज की तरफ देखते हुए कहती, और हाँ, मैं वहां फिर से जाऊंगी, आपके साथ या आपके बिना, लेकिन जाऊंगी जरूर। ये कहकर सुहानी कमरे के अंदर चली जाती है और दरवाजा जोर से बंद कर देती है। युवराज वहीं खड़ा उस दरवाजे की तरफ देखते हुए कहता, आई विश तुम समझ पाती कि ये सिंपैथी नहीं है। युवराज से झगड़ा करने के बाद सुहानी उस फ्लैट के एक कमरे में खुद को बंद कर लेती है। वो युवराज से बहुत गुस्सा थी। कुछ ऐसा था जो आज उसे पता चलने वाला था, लेकिन युवराज की वजह से वो सब जानने से चूक गई थी। वो उस कमरे के बेड पर सर पकड़कर बैठी हुई थी। दूसरी तरफ युवराज हॉल में अकेला बैठा था। उसने आज तक सुहानी को कभी भी इतने गुस्से में नहीं देखा था। वो ये भी जानता था कि सुहानी के गुस्से की वजह उसका युवराज के लिए प्यार ही था। वो किसी भी तरह से युवराज को साय से आजाद करना चाहते थे और इस बार खुद युवराज उसके रास्ते में आ गया था। युवराज के कान में इस वक्त सुहानी की बस एक ही कही बात गूंज रही थी और वो ये थी जो सुहानी ने उससे कहा था, बिकॉज आई लव यू डैम इट। ये लाइन तो सुहानी ने पहले भी युवराज से कई बार कहा था, लेकिन इस बार उसकी आवाज में प्यार के साथ साथ दर्द भी था। और हो भी क्यों ना, पिछले 1 साल में सुहानी युवराज के बिना
कोई उम्मीद लगाए, बस उससे प्यार करती जा रही थी। सुहानी को आज इस तरह से देखकर युवराज को भी बहुत तकलीफ हो रही थी। कुछ ही देर में उस फ्लैट का डोरबेल बजता है। युवराज अब दरवाजा खोलता है तो दरवाजे के सामने निशा और विवेक खड़े थे। युवराज जानता था कि सुहानी आज उससे बेहद नाराज है, तो वो युवराज की कोई बात नहीं मानने वाले, इसलिए उसने पहले ही निशा और विवेक को अपने फ्लैट पर बुला लिया था। निशा और विवेक चारों तरफ देखते हुए सुहानी को ढूंढते हैं, लेकिन जब सुहानी उन्हें लिविंग एरिया में नहीं दिखती तो निशा युवराज से कहती, युवराज सर, सुहानी कहाँ है? युवराज अपनी आंख से उस कमरे की तरफ इशारा कर देता है। निशा और विवेक ये तो समझ गए थे कि सुहानी और युवराज के बीच कोई प्रॉब्लम है। वो दोनों बिना कुछ कहे उस कमरे की तरफ बढ़ने लगते हैं। उन्हें कमरे की तरफ बढ़ते देख युवराज कहता, निशा 1 सेकेंड। निशा और विवेक युवराज की तरफ मुड़ते हैं। युवराज टेबल पर रखा फर्स्ट एड किट निशा की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, उसके हाथ में चोट लगी है। ये कहते हुए युवराज का चेहरा बिल्कुल शांत था, लेकिन निशा और विवेक उसकी आंखों में सुहानी के लिए उसकी फिक्र और उसके अंदर की बेचैनी साफ दिख पा रहे थे। निशा उस कमरे के दरवाजे पर नॉक करते हुए कहती, सुहानी दरवाजा खोल। निशा की आवाज सुन करके सुहानी दरवाजा खोल देती और वापस आकर बेड पर बैठ जाती है। निशा और विवेक सुहानी का चेहरा देखकर समझ जाते हैं कि आज जरूर कुछ हुआ है। सुहानी की आंखें रो रो कर सूज गई थी और उसका चेहरा अभी भी लाल था। निशा और विवेक सुहानी से कोई सवाल नहीं करते। निशा खामोश होकर सुहानी के चोट पर दवा लगाकर उसकी पट्टी बदल देती है। कुछ देर के बाद निशा सुहानी से उसके खराब मूड की वजह पूछती है, जिसके बाद सुहानी निशा और विवेक को सारी बातें बता देती है। पूरी बात सुनकर निशा सुहानी को समझाते हुए कहती, सुहानी मुझे लगता है तू ओवर रिएक्ट कर रही है। युवराज सर ने जो किया तेरी सेफ्टी के लिए किया, तुझे उनसे इतना नाराज नहीं होना चाहिए। विवेक भी निशा से सहमत होकर कहता, सुहानी मुझे भी निशा की बात सही लग रही है। वहाँ तुम्हें खतरा था, इसलिए युवराज सर तुम्हें वहाँ से लेकर आ गए। इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है। सुहानी उदास होकर कहती है, मैं जानती हूँ कि युवराज सर मेरी सेफ्टी के लिए मुझे वहाँ से ले आए हैं, लेकिन आज मुझे बहुत कुछ पता चलने वाला था जो उनकी वजह से मेरे हाथ से निकल गया। पहले ही हम इसके बारे में बहुत कम जानते हैं। हम ऐसे मौके नहीं छोड़ सकते, हमारे पास बहुत वक्त कम है। विवेक कहता है, सुहानी हम अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स बाद में भी रिजॉल्व कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें अभी हमें ये बताना होगा कि तुमने वहां पर क्या पता लगाया। सुहानी को विवेक की बात सही लगती है और वो तीनों बाहर लिविंग एरिया में आ जाते हैं। वहाँ युवराज पहले से ही अकेला बैठा था। युवराज को अभी भी सुहानी की आंखों में अपने लिए नाराजगी साफ साफ दिख रही थी। सुहानी अपनी बात शुरू करते हुए कहती है, वो दूसरा कलश शहर के दूसरे हिस्से में जमीन के अंदर है और पता नहीं कैसे, लेकिन मैं उसे महसूस कर सकती हूँ। निशा कहती है, और वो तीसरा कलश? सुहानी कुछ अंदाजा लगाते हुए कहती है, वो तीसरा कलश भी शहर के बॉर्डर पर ही कहीं होगा। युवराज भी सुहानी की बात को बड़े ध्यान से सुन रहा था, लेकिन कुछ कह नहीं रहा था। विवेक सुहानी से कहता है, तुम इतनी श्योर कैसे हो कि तीसरा कलश भी शहर के बॉर्डर पर ही कहीं होगा? सुहानी कुछ याद करते हुए कहती है कि जिस औरत ने मृदुला की आत्मा को जागृत किया था, उसने उसका अंतिम संस्कार होने से पहले ही उसके शरीर को चुरा लिया था और उसका शरीर अपने साथ ले जाने के बाद उस तांत्रिक ने मृदुला को फिर से जागृत किया। जब वो अघोरी यहाँ मृदुला की आत्मा को कैद करने आए थे, तो उन्होंने सबसे पहले उसके शरीर को ढूंढा। मृदुला के उस शरीर के अवशेष से उसकी शक्तियाँ और भी बढ़ गई थी, इसलिए अघोरी ने सबसे पहले उसके शरीर को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन मृदुला की अस्थियों में तब भी बहुत ज्यादा एनर्जी बची हुई थी, इसलिए उसे खत्म करना आसान नहीं था। साथ ही उन अस्थियों को एक साथ कहीं भी नहीं रखा जा सकता था, इसलिए अघोरी ने उन अस्थियों को 3 हिस्सों में बांटकर उसे शहर के 3 अलग अलग छोर में दफना दिया। निशा सुहानी को बीच में ही टोकते हुए कहती, अरे हाँ, तभी तुम्हें पहला कलश भी शहर के बॉर्डर पर ही मिला था। सुहानी हाँ में अपना सर हिलाते हुए कहती, बिल्कुल सही। विवेक कहता, सुहानी अब आगे बताओ। सुहानी एक गहरी सांस भरते हुए कहती है, अघोरी ने मृदुला की आत्मा को 2 तरह से कैद किया था। एक जिसमें वो उस विशिंग वेल से बाहर नहीं जा सकती थी और दूसरा जिसमें वो शहर से बाहर नहीं जा सकती थी। अब वो विशिंग वेल में तो कैद नहीं है, लेकिन अभी भी वो शहर से बाहर नहीं जा सकती। अघोरी ने उन अस्थियों को शहर के बॉर्डर पर 3 जगह दफना कर ही उसे शहर में कैद किया है। अगर वो अस्थियां उसे फिर से मिल जाती हैं, तो मृदुला दूसरी कैद से भी आजाद हो जाएगी और उसकी शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। ये कहते हुए सुहानी की नजर युवराज पर पड़ती है, जो कब से बस उसे ही देखते हुए उसकी सारी बातें बड़े ध्यान से सुन रहा था। विवेक कुछ सोचते हुए कहता, तो इसीलिए वो साय ने उन अस्थियों के लिए मेरे पेरेंट्स और मिस्टर सक्सेना को मार दिया। सुहानी विवेक को देखते हुए कहती, हाँ, और वो कलश जो इस वक्त विशिंग वेल में है,
वो बाकी के 2 कलश से भी ज्यादा पावरफुल है। सुहानी की ये बात सुनकर युवराज, निशा और विवेक कंफ्यूज हो जाते हैं। इस बार युवराज कहता है, इसका क्या मतलब है? सुहानी आगे कहती है, मृदुला एक तांत्रिक थी और एक तांत्रिक की शक्तियां उसकी उंगलियों में होती है। जो कलश अभी उस विशिंग बेल में है उसमें मृदुला का सर और उसकी उंगलियां हैं। ये सुनकर निशा और विवेक अब घबराने लगते हैं। निशा सुहानी से कहती है, और हमें उन अस्थियों का क्या करना है? सुहानी कहती है, हमें उसे अखंड ज्योति की आग से जलाना होगा, इससे उस कलश की अस्थियां डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। सुहानी की बात सुनकर निशा अपना मुंह बनाते हुए कहती है, अब ये अखंड ज्योति क्या होती है? सुहानी इस पर जवाब देते हुए कहती, ऐसी ज्योति जो खंडित ना हुई हो। हमें कम से कम 11 सालों से लगातार जलने वाली ज्योति चाहिए। सुहानी की बात सुनकर विवेक थोड़ा परेशान होकर कहता है, लेकिन हमें ये मिलेगी कहाँ से? सुहानी और निशा भी परेशान होकर सोच में पड़ जाते हैं। युवराज अपनी खामोशी तोड़ते हुए कहता, डोंट वरी अबाउट दैट, वो मैं देख लूंगा। युवराज आगे कहता, तो क्या सभी अस्थियों को इसी तरह से डिस्ट्रॉय करना है? इस बार सुहानी युवराज को देखकर कहती है, ये मैं अभी नहीं कह सकती, लेकिन जो कलश हमें आज मिला है उसकी अस्थियों को अखंड ज्योति की आग से जलाकर डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। जैसे जैसे हम अस्थियां डिस्ट्रॉय करते जाएंगे वैसे वैसे युवराज सर उस साय से मुक्त होते जाएंगे, और तीनों कलश की अस्थियां डिस्ट्रॉय करते ही युवराज सर उससे हमेशा के लिए आजाद हो जाएंगे और मृदुला की आत्मा मुक्त हो जाएगी। सुहानी की बात खत्म होने पर सभी वहां खामोश बैठे रहते हैं। युवराज भी बिल्कुल शांत बैठा था। आज पहली बार उसे ऐसा रास्ता दिखा था जिससे वो उस दर्द से आजाद हो सकता था जो उसे बचपन से ही सहता आ रहा था। निशा और विवेक भी ये सब सुनकर सोच में पड़ गए थे। निशा सुहानी से कहती, इसका मतलब हमें वहां जाना है, उस कलश को निकालना है और उन अस्थियों को जला देना है, बस इतना ही करना है ना? निशा के ये कहने पर विवेक और सुहानी उसे हैरानी से देखने लगते हैं। सुहानी निशा से कहती है, ये इतना आसान नहीं होगा। जैसे ही उस कलश से मिट्टी की आखिरी परत हटेगी उसे भी ये बात पता चल जाएगी और अगले ही पल वो हमें मारने और उस कलश को लेने वहां आ जाएगी। निशा ये सुनकर अब और भी ज्यादा डर जाती है। विवेक सुहानी से कहता है, तो फिर हमें ये सब कब करना है? सुहानी जवाब देती है, 3 दिन के बाद। सारी बातें क्लियर होने के बाद युवराज सुहानी से कहता है, हमें सारी बातें तो पता चल गई है, फिर तुम ऐसा क्यों कह रही थी कि तुम बहुत कुछ जानने से चूक गई? युवराज के इस सवाल से सुहानी को फिर से गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से में युवराज को देखते हुए कहती, युवराज सर, आपको क्या लगता है कि ये सब आपके ही पीछे क्यों पड़े हैं? सिर्फ एक बर्थ टाइम की वजह से? उसी टाइम पर दुनिया में न जाने कितने बच्चे पैदा हुए थे। ये सब उनके पीछे तो नहीं है, और हम जो ये करने वाले हैं वो अघोरी भी कर सकते थे। उन्हें भी तरीका पता था और उनके पास अखंड ज्योति भी रही होगी। एक और बात, उन्होंने उस साया को मारने के लिए मुझे ही क्यों चुना? पापा या रघु अंकल को क्यों नहीं? सुहानी के ये सवाल सुनकर युवराज भी सोच में पड़ जाता है और निशा हैरानी से विवेक की तरफ देखने लगती, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही विवेक ने भी निशा से यही बात कही थी। विवेक सुहानी से कहता, सुहानी तुम क्या कहना चाहती हो? सुहानी विवेक को जवाब देते हुए कहती, विवेक, बात सिर्फ मृदुला की आत्मा की नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा है। हमें पता लगाना होगा कि वो तांत्रिक कौन है जिसने मृदुला को विशिंग बेल को प्रोटेक्ट करने के लिए जागृत किया था, और उससे भी इम्पोर्टेंट बात कि आखिर उस विशिंग बेल में है क्या जिसे इतने पावरफुल लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सुहानी आगे कहती है, अघोरी की एक बात मेरे कानों में अब भी गूंज रही है, और वो कह रहे थे कि वो साया किसी का प्रतिरूप है। किसका? निशा चौंक कर पूछती है। सुहानी जवाब देती है, इसका जवाब हमें उस विशिंग बेल के अंदर जाकर ही मिलेगा। सुहानी की बात खत्म होती ही वहाँ खामोशी छा जाती है। अब किसी के पास भी कहने के लिए कुछ भी नहीं होता। अपनी बातें पूरी करके वो सभी वापस अपने घर आ जाते हैं। सुहानी अब भी युवराज से ठीक से बात नहीं कर रही थी। डिनर के वक्त भी सुहानी कुछ वियर्ड बिहेव कर रही थी। सुहानी का ये बिहेवियर युवराज को परेशान कर रहा था। अगले दिन शाम के समय युवराज अपनी बालकनी में खड़ा दिन ढलते हुए देख रहा था। तभी अक्षय उसके पास आकर कहता, युवराज तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? युवराज अक्षय से कुछ कहना चाहता था, लेकिन अपने ईगो की वजह से उसे कुछ कह नहीं पा रहा था। वो अक्षय से नजरें फेर कर कहता है, वो मुझे तुझसे कुछ बात करनी। अक्षय कहता, हाँ बोलना, तू इतना नर्वस क्यों हो रहा है? युवराज अपना फेक एरोगेंस दिखाते हुए कहता है, क्या बकवास कर रहा है, मैं नर्वस नहीं हो रहा। अक्षय अपनी बात करेक्ट करते हुए कहता है, हाँ भाई तू नर्वस नहीं होता, अब बता बात क्या है? युवराज अक्षय से नजरें ना मिलाकर जंगल की तरफ देखते हुए धीरे से कहता है, अगर कोई गुस्सा हो जाए तो क्या करना चाहिए?
अक्षय सरलता से कहता है उसे मनाना चाहिए। युवराज कहता है कैसे मनाते हैं? अक्षय स्माइल करते हुए अपने कंधे युवराज से टकराकर कहता है सुहानी तुझसे नाराज हो गई है क्या? अक्षय के ऐसा कहने पर युवराज उसे घूर कर देखता है। युवराज के ऐसा कहने पर अक्षय सीरियस हो जाता है और कुछ देर सोचकर कहता है वो क्या है ना, लड़कियों को गिटार बजाकर गाने गाने वाले लड़के बहुत अच्छे लगते हैं, तो तू। अक्षय इतना ही कह पाया था तभी उसकी नजर युवराज पर पड़ती है जो उसे गुस्से से घूर रहा होता है। अक्षय अपनी बात को करेक्ट करते हुए कहता है हाँ, तू कहाँ से गाना गाएगा? तेरे मुंह से तो आवाज भी कभी कभी ही निकलती है। कुछ देर तक सोचने के बाद अक्षय आगे कहता है तू एक काम कर, सुहानी को एक बड़ा सा टेडी बियर दे दे, और वो भी पिंक कलर का। युवराज अक्षय को अजीब सी नजरों से देखते हुए कहता पिंक कलर, टेडी बियर, ये क्या होता है? अक्षय खुश होकर कहता हाँ, लड़कियों को टेडी बियर बहुत पसंद होता और मैंने सुना है कि पिंक कलर उनका फेवरेट कलर भी होता है। युवराज इस वक्त अक्षय को इस तरह से देख रहा था जैसे उसने अक्षय से बड़ा बेवकूफ अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा हो। इससे पहले युवराज अक्षय से कुछ कहता, वो देखता है कि एक बड़ी सी ब्लैक कलर की ऑडी कार युवराज के घर के मेन गेट के अंदर आती है। वो कार युवराज की नहीं थी, इसलिए वो उसे ध्यान से देखने लगता है। कुछ ही देर में वो कार रुकती है। उसके एक साइड से सुहानी बाहर निकलती है और दूसरे साइड से सिद्धार्थ को वहां देखकर युवराज चौंक जाता है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। युवराज गुस्से में बालकनी की रेलिंग को जोर से पकड़कर सिद्धार्थ को घूरने लगता है। अक्षय एक बार युवराज को देखता है और एक बार सिद्धार्थ को। वो युवराज के पीछे जाकर उसके कान में कहता है मैंने कहा था ना, सुहानी को प्रपोज कर दे वरना ये दिन दूर नहीं है। व्यूअर्स, अगर आप मेरी कहानी को पसंद कर रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और लाइक भी करें और शेयर करें अपने उन दोस्तों के साथ जिन्हें कहानियां सुनना बेहद पसंद है, क्योंकि ये कहानी में बहुत सारे नए नए ट्विस्ट, एडवेंचर और बहुत ही रहस्यमयी होने वाली है। तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।